2 दिन बाद सूरज सिंह मुआवजा लेने पहुंच गया था। मैं क्लिनिक से बाहर ही उसका मुंतजिर था। उसने हैरानी जाहिर की, बाहर क्यों खड़े हो? मैंने कहा क्योंकि अपनी साथी का इलाज होने के बाद क्लिनिक में रहना गैर मुनासिब लगता है। मैंने जुमानी अंदाज अपना कर उसे ये तासुर दिया गोया हम क्लिनिक छोड़ चुके थे। उसने बेयकीनी से पूछा, रकम का बंदोबस्त हो गया? मैंने कहा आओ मेरे साथ। मैं उसे पार्किंग के एक कोने में ले गया। आड़ में होते ही मैंने नोटों का बंडल उसकी जानिब बढ़ा दिया। वसूल करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। मसरत भरे लहजे में उसने हकीकत उगली, यकीन नहीं आ रहा, मुझे लगा था आप धोखा देंगे। मैंने कहा मुसलमान धोखा नहीं देता सरदार जी। वादा खिलाफी करने वाले को इस्लाम में मुनाफिक कहा जाता है और ऐसा शख्स गैर मुस्लिम से ज्यादा नापसंदीदा होता है। वो बोला, आपका शुक्रिया किस तरह अदा कर सकता हूँ? उसके लहजे में इज्जत और एहतराम दर्राया था। मैं साफ गोई से बोला, हमारी मुलाकात को राज रख कर। वो अज़्म से बोला, सूरज सिंह गर्दन कटा देगा मगर आपका जिक्र किसी से नहीं करेगा। मैंने उसे जाने का कहा, तुम पहले निकलो, हमारा इकट्ठा जाना मुनासिब ना होगा। अलविदाई मुआनिका करके उसने मेरे गालों पर अकीदत भरा बोसा दिया और तेज कदमों से चलता हुआ रुखसत हो गया। उसके एक टैक्सी में बैठकर गायब होते ही मैं वापस चल पड़ा। लौरा बेचैनी से मेरी मुंतजिर थी। यकीनन मैंने खामखा की मुसीबत ही अपने सर मोल ले ली थी। न जाने मेरे इल्तिफात और तवज्जो को वो क्या समझती, मगर मेरे दिलो दिमाग में उसके लिए सिवाय हमदर्दी के कुछ भी नहीं था। अलबत्ता उसे छोड़कर जाना इसलिए बेहतर न समझा कि उस वक्त हमारी तलाश उरूज पर थी और मैं जानता था कि कुछ दिनों ज़ेरे ज़मीन रहना बेहतर होगा। यूं भी डीनू की मौत के बाद मुझे किसी साथी की जरूरत थी और मुफ्त में एक पेशावर स्नाइपर का मिल जाना नेमते गैर मुतरक्किबा ही था। उस बेचारी को मालूम नहीं था कि शुक्ला असल में मेरा हदफ था। गोया उसे गलत फहमी में रखने का मकसद किसी फायदे का हुसूल या उसकी नजर में अच्छा बनने की कोशिश नहीं थी। मैं फकत अपने मिशन की भनक उसे नहीं लगने देना चाहता था, क्योंकि गिरफ्तार होने पर तशद्दुद का सामना होते ही उसने हकीकत उगल देनी थी। मुमकिन था वो सख्त जानी का मुजाहिरा करते हुए अजियत झेल जाती, मगर मुझे क्या जरूरत थी कि खतरा मोल लेता। अपने मिशन से आर्जी ताल्लुकदार को लाइल्म रखना ही एहतियात थी। अगला हफ्ता मैंने तहखाने में बिताया। इस दौरान लौरा का जख्म बेहतर होना शुरू हो गया था। अच्छी दवाइयों के इस्तेमाल और बेहतरीन देखभाल की बदौलत उम्मीद थी कि उसने जल्द ही बिस्तर छोड़ देना था। फिल्मों ड्रामों में गोली लगने के 10 मिनट के बाद ही हीरो साहब बिल्कुल ठीक होकर दुश्मनों की ठुकाई करते नजर आते हैं, जबकि हकायक उसके बिल्कुल बरक्स होते हैं। कोई भी जख्म ठीक होने में वक्त लगता है और ऐसी हालत में हीरोपन सिर्फ फिल्मों में ही दिखाना मुमकिन है। उन दिनों खुली फरागत थी। मैं और लौरा देर तक गप्पे हाँकते। वो अफगानिस्तान के वाकयात कई बार दोहरा चुकी थी। उसका मानना था कि निक स्टुअर्ट मुझसे बेहद मुतासिर बल्कि डरा हुआ था। लौरा भी मुझसे सख्त नफरत करती थी, क्योंकि मैंने उनकी बादशाहत में दखिल होकर उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। मेरा नामालूम होना उन्हें मजीद तपा रहा था। निक स्टुअर्ट मुझे अफगानिस्तान या पाकिस्तान का बाशिंदा मानने को तैयार न था। वो समझता था कि मैं किसी तरक्की याफ्ता मुल्क का स्नाइपर था और मुआवजा लेकर मुजाहिदीन का साथ दे रहा था। एक दिन कहकहा लगाते हुए बोली, याद है जब तुमने कोबरा गिराया था? कसम से उस दिन तुम जिन भूत लगे थे और फिर हमारे कई आदमियों को तुमने जिस तरह घेरा था कि 3-4 ही जान बचा पाए थे। मैंने कहा, तुम्हें भी तो जिंदा छोड़ दिया था। वो खिजालत से बोली, मैं भी कितनी बेवकूफ थी। तुमने कहा खड़ी हो जाओ और खड़ी हो गई। मैंने नाक भूं चढ़ाई। बेवकूफी कैसी? क्या खड़ा होना बायस नुकसान हुआ था? वो उदासी से बोली, सच तो ये है कि निक ने कहा था खड़ी हो जाओ, वो तुम्हें गोली नहीं मारेगा। क्या पता था अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है। मैंने पूछा, तुम्हें पसंद था? उसने असबात में सर हिलाया, बोली, हाँ हम शादी करने वाले थे। मैं साफ गोई से बोला, तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि मुझे अपनी पलवशा की तलाश में जाना पड़ा, वरना मजीद 2-3 माह वहाँ जरूर गुजारता और दूसरी बार मौका मिलने पर मेरी उंगली ट्रिगर दबाते हुए कतन ना झिझकती। वो मुंह बनाते हुए बोली, राजा झूठ बोलने की कोई हद होती है। मैंने हैरानी से कहा, झूठ कैसा? वो बोली, मेरी तीमारदारी में यूं लगे हुए हो कि मेरा कोई सगा भी इतनी देखभाल न करता। मैं बोला, कहीं पढ़ा था कि औरत दिल से सोचती है और बिलाशुबा इसमें कोई मुबालगा नहीं। बेवकूफ, मैं तुम्हारी तीमारदारी नहीं कर रहा, खुद छुपा हुआ हूँ। मैं इंडिया का शहरी नहीं हूँ कि आजादी से घूम फिर सकूं। उसने खफगी भरे लहजे में मुझे गलत साबित करना चाहा। बोली, छुपने की जरूरत क्यों पेश आई? भाग जाओ, मेरे इंतकाम लेने से तुम्हें क्या मतलब? मैं जुमानी लहजे में बोला, क्या लगता है तुम्हारे इंतकाम के लिए वक्त जाया करता फिर रहा हूँ? उसने तेज लहजे में पूछा, तो किसके लिए कर रहे हो? मैं शरारती लहजे में बोला, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद डेट पर जाने को तैयार हो जाओ। उसने मुझे तकिया मारा बेहुदा और मैं हंसते हुए बाहर निकल गया।
साथ वाले कमरे में एक स्याहरू टांग पर पलस्तर चढ़ाए मौजूद था। उसका नाम धर्मू दादा मालूम हुआ था। गो ऐसे गुंडों को पुलिस वाले नहीं छेड़ते, ना एजेंसियां उनसे दुश्मनी पालती हैं, मगर उनकी आपस की दुश्मनियां और झगड़े कुछ कम तबाहकुन नहीं होते। मैंने एक दो बार गपशप करने की कोशिश की थी, मगर उसके इजहार नागवारी और नापसंदीदगी को देखकर मुझे पीछे हटना पड़ा। बस नर्स से सरसरी सा मालूम हुआ था कि वो मुंबई का दादा धर्मेश उर्फ धर्मू था और किसी दूसरे दादा से झगड़े के बाद इस हाल को पहुंचा था। उमूमन ऐसा भी होता है कि गुंडों के ग्रोह एक दूसरे से यूं बरसरे पैकार होते हैं कि ताकतवर ग्रोह मुखालिफिन का एक बंदा भी बाकी नहीं छोड़ते। आपस की लड़ाई में धर्मू दादा के ग्रोह की अक्सरियत फना हो चुकी थी और बचने वाले मुंह छुपाते फिर रहे थे। खुद धर्मू दादा भी मरते मरते बचा था और अब डॉक्टर अशोक के पास छुपा हुआ था। डॉक्टर अशोक में ये खूबी देखी थी कि बात का खरा और वादे का पक्का था, धोखाधड़ी और राज फाश करने के सख्त खिलाफ था। धर्मू दादा के साथ वाले कमरे में एक लड़की रचना कुमारी एडमिट थी। उसके पीछे भी कोई बाअसर लोग पड़े थे। बेचारी बुरे हाल में वहां तक पहुंची थी। उसे वहां पहुंचाने और फीस वगैरह अदा करने वाला भी कोई सेठ ही था। असल मामला नर्स को भी मालूम न था। चौथे कमरे में उधेड़ उम्र का एक शख्स 2 दिन पहले ही पहुंचा था। उसका नाम तो आनंद पटेल मालूम हुआ था और उसके वहां मौजूदगी के बारे में नर्स को कोई अंदाजा न था। बज़ाहिर वो जख्मी नहीं था, मगर मखसूस दवाइयां उसे बाकायदगी से खिलाई जा रही थी। नर्स का नाम रमीता कौर था। वो सिख थी, काफी बातूनी और खुश मिजाज। अलबत्ता शक्ल सूरत बिल्कुल गई गुजरी थी। मैं उससे भी गाहे गाहे गपशप कर लेता। रात गए 2-3 दफा बाहर जाकर क्लिनिक की मुकम्मल इमारत का जायजा भी ले आया था। और ऐसा क्यों किया था, यकीनन इस बारे में कई बार वजाहत कर चुका हूँ कि जासूस हर कमीनगाह में सबसे पहले फरार का रास्ता ढूंढता है। रमीता के साथ थोड़ी गपशप करके मैं वापस लौट आया। खुद को चाको चौबंद रखने को मैं कमरे के अंदर ही डंड पेलता, उठक बैठक करता और एक दवा और ऐसी मशक करता जिसके लिए भाग दौड़ की जरूरत न पड़ती। लौरा अब गुस्ल खाने और बैतुल खला तक खुद चली जाती। इब्तिदाई 2-3 दिन तक ये खिदमत मुझे ही सरंजाम देनी पड़ी थी। कमरे में टीवी लगा हुआ था। अब हमारे बारे में खाल ही कोई खबर आती। 2-3 दिन हमारा जिक्र जोरों शोर से होता रहा था। नए मसाइल सामने आते ही हमारा जिक्र कम होने लगा। उम्मीद थी महीना गुजरने तक हम अवाम की नजर में भूले बिसरे हो जाते। अलबत्ता एजेंसियां इतनी आसानी से भूलने पर तैयार नहीं होती। वक्त का अंदाजा घड़ी देख कर ही करते थे। डिनर में नमाज इशा के बाद ही करता था। लौरा भी मेरा साथ देना पसंद करती। खाने के बाद मैं तय खाने ही में थोड़ी चहल कदमी करता। गाहे गाहे मफलर से चेहरा ढांप कर भी बाहर निकल जाता। साइलेंसर लगा पिस्तौल तो सोते वक्त भी मेरे पास ही होता था। उस दिन भी बाहर घूमने को दिल चाहा और मैं मोहतात अंदाज में चलता हुआ तय खाने से बाहर आ गया। तय खाने का रास्ता दवाइयों की एक अलमारी से होकर गुजरता था। डॉक्टर अशोक के क्लिनिक में 2 तय खाने थे। एक तय खाने से उसका सारा अमला वाकिफ था, जबकि दूसरे तय खाने के बारे में चीदा चीदा अफराद ही जानते थे। मैं क्लिनिक के सहन से होकर अकब में पहुंचा और सीढ़ियों के जरिए छत पर चढ़ गया। खुली फजा में बहुत मजा आ रहा था। गहरे गहरे सांस लेते हुए मैं छत पर घूमता रहा। मैं बिल्कुल दरमियान में टहल रहा था ताकि दूर से देखा न जा सकूं। अचानक पार्किंग की तरफ से शोर उभरा। मैं मुतजस्सिस होकर किनारे के करीब हुआ। किसी मरीज को लाने वाले तेज रफ्तार रिक्शे ने नई टोयोटा कार की अकबी बत्ती तोड़ दी थी। कार का मालिक बाआवाज़ बुलंद रिक्शे वाले को डांट रहा था। रिक्शे वाले का लजाजत भरा लहजा और मिन्नत उसकी नजर में किसी अहमियत का हामिल न था। बीमार के लवाहिकीन रिक्शा ड्राइवर को आगे बढ़ने का कह रहे थे। रिक्शे वाले को अपने मसले में उलझा पाकर एक मर्द ने मरीज को बाजुओं में भरा और क्लिनिक के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मरीज 10-12 साल का बच्चा था और यकीनन बेहोश था, क्योंकि उसके बाजू बेजान अंदाज में झूल रहे थे। कार और रिक्शे वाले का झगड़ा इतना अहम नहीं था कि मैं मजीद वहां खड़ा रहता। मुड़ने ही लगा था कि नजर पार्किंग में दाखिल होती खुली छत वाली जीप पर पड़ी। उसमें 3 अफराद सवार थे। टोयोटा कार ने क्लिनिक तक जाने का रास्ता बंद किया हुआ था। जीप ड्राइवर ने तेज हॉर्न बजाया। कार वाला जोश तकल्लुम में जीप पर ध्यान नहीं दे सका था। ड्राइवर के साथ अगली नशिस्त पर बराजमान शख्स नीचे उतरा और उसका थप्पड़ चटाख की आवाज के साथ कार वाले की गुद्दी पर लगा। वो गुस्से में बकता झकता पीछे मुड़ा, मगर जीप वालों का हुलिया देखते ही उसके गुस्से के गुब्बारे से हवा निकल गई। नमस्ते के अंदाज में हाथ बांधते हुए उसने शायद माजरत की थी और फौरन ही कार में बैठकर जीप के लिए रास्ता खाली करने लगा। रिक्शे वाले ने मौका गनीमत जानते हुए भागने की सोची। मेरी नजरें जीप वालों पर गड़ी थी। दाखिली दरवाजे से जीप अंदर करके उन्होंने मुख्तसर से सहन में रोकी और दंदनाते हुए बारादरी में दाखिल होकर मेरी नजरों से ओझल हो गए। उनका अंदाज खतरे की निशानदही कर रहा था। मैंने पार्किंग और बाहर की जानिब निगाह दौड़ाई, मगर उनका कोई साथी नजर न आया।
मैं भागकर सीढ़ियों के करीब पहुंचा। तवक्को थी उन्होंने डॉक्टर अशोक के दफ्तर में जाना था। सीढ़ियां उतरकर मैं मोहतात अंदाज में चलता हुआ डॉक्टर अशोक के दफ्तर की अकबी खिड़की के पास पहुंचा। वहां खेल शुरू हो चुका था। खिड़की के पट खुले थे और उसमें बारीक जाली लगी हुई थी। कमरे में जारी गुफ्तगू बड़ी आसानी से सुनी जा सकती थी। मेरे कानों में पहली आवाज डॉक्टर अशोक की पड़ी थी। आप जायजा ले सकते हैं जनाब, करख्त लहजे में धमकाया गया। तुम्हारी समझ में शायद मेरी बात नहीं आ रही। डॉक्टर अशोक आजिज़ाना लहजे में बोला, अर्ज कर चुका हूं ना, मेरे पास सिर्फ एक तहखाना है। अचानक चटाख की आवाज उभरी। साथ ही जहरीले लहजे में पूछा गया, कुछ याद आया? डॉक्टर अशोक एहतजाजी लहजे में बोला, आप ज्यादती कर रहे हैं। एक और आवाज उभरी, बॉस इसे गोली मारकर नर्क में भेज दो, तहखाना खुद ढूंढ लेंगे। डॉक्टर अशोक इनकार पर कायम था। बोला, यकीनन आपको गलतफहमी हुई है। तब मुझे उसकी जुर्रत पर हैरानी हुई। हथियारों के सामने इनकार पर डटना खासा दुश्वार होता है और 2 नंबर कामों में मुलव्विस अफराद तो हल्का सा फायदा पाकर भी राज उगल देते हैं और वो राज रखने को जान देने पर आमादा नजर आ रहा था। ऐसे बंदे जाया होने के लिए नहीं होते। मैं उसकी मदद को जहनी तौर पर तैयार हो गया था। अलबत्ता हमलावरों की पहचान मुझे नहीं हो रही थी कि वो कौन थे और किसे ढूंढ रहे थे। आया उनका मतमय नजर मैं और लौरा थे या कोई और था। सरगना मकरूह अंदाज में बोला, दर्शन तुम डॉक्टर के बेटे और बीवी को ले आओ ताकि इसकी याददाश्त बेहतर बनाई जा सके। डॉक्टर ने एहतजाज करना चाहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अचानक चटाख चटाख की बुलंद आवाजें उभरी। साथ ही सरगना फुनकारा, हम क्या कर सकते हैं ये तुम सोच भी नहीं सकते। हमारा रोजमर्रा का काम कत्ल गारत है और यकीनन बाकी सारे जुर्म कत्ल से कम दर्जे होते हैं। वो बोला, वादा करें मेरे दूसरे मरीजों को कुछ नहीं कहा जाएगा। सरगना इत्मीनान से बोला, तुम्हारे बीवी और बच्चे को कुछ नहीं कहा जाएगा। डॉक्टर लजाजत से बोला, मैंने आज तक किसी का राज फाश नहीं किया। मेरी नजर में यहाँ आने वाले मुजरिम और बेगुनाह एक बराबर होते हैं। प्लीज मुझे अपनी नजरों में गिरने से बचा लो। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा दुश्मन यहाँ छुपा है तो उसके बाहर निकलने का इंतजार करो। यहाँ चंद दिन से ज्यादा कोई नहीं ठहरता। सरगना धाड़ा, उल्लू के पठे, क्यों अपनी बीवी की इज्जत और बेटे की जान के दुश्मन बन रहे हो? भाड़ में गए तुम्हारे अखलाकियात, चलो हमें रास्ता दिखाओ। उसने शायद डॉक्टर को दरवाजे की तरफ धक्का दिया था। मैं भागते हुए सामने पहुंचा। बारादरी से गुजरकर राहदारी में घुसा। लोगों की आमद रफ्त जारी थी। डॉक्टर अशोक मुजमहिल अंदाज में तहखाने की तरफ जा रहा था। तीनों गुंडे उसके अकब में चल रहे थे। किसी भी जी शऊर को अंदाजा लगाना मुश्किल न होता कि डॉक्टर उन तीनों के नरगे में है। अलबत्ता अस्पताल वगैरह में परेशान लोगों ही की आमद रहती है। बेचारों को अपने मरीज के बारे में इतनी तशवीश होती है कि किसी और के मसले पर तवज्जो ही नहीं देते। मैं लाउबाली अंदाज में उनके पीछे चल पड़ा। राहदारी कमरों के इख्तिताम पर बाएं जानिब मुड़ रही थी और मुड़ने के बाद 2 कमरे छोड़कर सबसे आखिर वाला कमरा, जिसका दरवाजा राहदारी के बिलमुकाबिल बना था, दवाइयों का स्टोर था। वहीं एक अलमारी इस महारत से दरवाजे में ढाली गई थी कि वो बज़ाहिर सिर्फ दवाइयों की अलमारी नजर आती। उसमें मुख्तलिफ दवाइयां भरी हुई थी, मगर जूं ही एक खुफिया हैंडल दबाकर अलमारी को धकेला जाता, पूरी अलमारी घूम जाती और नीचे जाती सीढ़ियां नजर आती। उनके गायब होते ही मैं स्टोर रूम में घुसा। अलमारी को उन्होंने खुला छोड़कर मेरा काम आसान कर दिया था, वरना दोबारा अलमारी खुलने पर वो चौकन्ने हो जाते। अब रास्ता साफ था। मैंने मोहतात अंदाज में अंदर झांका। एक आदमी ने रमीता कौर के सर में पिस्तौल का दस्ता रसीद किया था। वो बेचारी मेज पर ही औंधे मुंह लंबी पड़ गई थी। 2 आदमी डॉक्टर अशोक के हमरा धर्मू दादा के कमरे में घुस गए थे, जबकि एक बाहर रुक गया था। उसकी तवज्जो हमारे कमरे के दरवाजे की तरफ थी। फिर मैंने उसके कदम इस तरफ बढ़ते देखे। तभी अंदर दाखिल होते हुए मैंने सलेंसर लगा ग्लॉक सीधा किया। हल्की सी ठक उभरी। गोली उसकी खोपड़ी के अकब में घुस गई थी। अगर राइफल की गोली होती तो यकीनन माथा फाड़ कर निकल जाती, मगर पिस्तौल की गोली में इतनी ताकत नहीं होती कि इतने फासले से सर में सुराख करके बाहर निकल जाए। वो औंधे मुंह गिरा। पुख्ता फर्श पर उसके गिरने और पिस्तौल के फर्श से टकराने की अच्छी खासी आवाज उभरी थी। सरगना ने पुकारा, ओए फजूल कत्ल न करो। मगर जिसे पुकारा गया था वो बेचारा खुद मकतूल बन चुका था, तो क्या जवाब देता। मैं सुर्रत से सीढ़ियां उतरा और दरवाजे के करीब हो गया। उनकी बाहमी गुफ्तगू से असल मामला मालूम हो सकता था। साथी की खामोशी पर सरगना ने जवाब का इसरार नहीं किया था। वो धर्मू दादा से मुकालमेबाजी में मसरूफ था।
बेचारे धर्मू दादा की तो कोई हालत ही नहीं रही। अफसोस हुआ लंगड़े दादा को देखकर। धर्मू बोला, घनश्याम, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हें सिर्फ मुआवजे से गरज होनी चाहिए और मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। घनश्याम का बुलंदोबांग कह कहा उभरा, तुम्हें जुर्म की दुनिया का कानून तो मालूम होगा कि कामयाब बेईमानी के लिए ईमानदारी शर्त है। धर्मू ने एहसान जताया, मैंने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। वो बोला, जान बचाई नहीं, बख्शी थी, और मैं भी तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा, जिंदा ही राजपूत दादा के हवाले करूंगा। ये कहते हुए घनश्याम ने कहा लगाया, बोला, यूं भी जिंदा पकड़ने का मुआवजा तुम्हें कत्ल करने से दुगना है। धर्मू ने लालच देना जारी रखा, अगर दुगने को मैं मजीद दुगना करना चाहूं तो? घनश्याम इनकार पर डटा रहा, बोला, बता तो दिया है। धर्मू ने पूछा, क्या राजपूत को मालूम है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया है? घनश्याम हंसा, ये कोई मानी नहीं रखता। धर्मू ने पेशकश की, अगर उसे नहीं पता तो तुम मुंह मांगा मुआवजा लेकर मुझे एक दिन की मोहलत दे सकते हो, उसके बाद दोबारा मेरी तलाश में लग जाना। घनश्याम का कहा बुलंद हुआ, बोला, चंद टकों की खातिर अपनी कारकर्दगी को सवालिया निशान बना दूं? धर्मू ने लालच दी, तुम्हें अपना दस्ते रास्त बनाऊंगा। घनश्याम इस्तेहजाई अंदाज में बोला, तुम्हारे ग्रोह के बच जाने वाले अफराद ऐसे कोने खुदरों में छुपे हुए हैं कि उन्हें इकट्ठा करने के लिए सालों लग जाएंगे। धर्मू मायूसी से बोला, तो तुमने फैसला कर लिया है? घनश्याम ने अपने हलाक होने वाले साथी को आवाज दी जो जवाब देने से बहुत दूर जा चुका था, दर्शन आ जाओ, इसे चलने के लिए 2 बैसाखियां चाहिए होंगी। घनश्याम ने दूसरे आदमी को हुक्म दिया, देखो कंजर कहाँ मुंह मार रहा है। मैंने फौरन अपनी पीठ दीवार से जोड़ दी। दरवाजे से निकलते वक्त उसके साथी ने आवाज दी, दर्शन। दर्शन की लाश हमारे कमरे के सामने पड़ी थी। कदम बाहर रखते ही उसे लाश नजर आ गई, मगर उसे संभलने या घनश्याम को आगाह करने की मोहलत मैं नहीं दे सकता था। ट्रिगर दबाकर मैं नतीजा देखे बगैर बगूले की तरह कमरे में घुसा। डॉक्टर अशोक धर्मू दादा के सरहाने से 2 कदम हट कर खड़ा था। घनश्याम पैंती के करीब खड़ा था। पिस्तौल हाथ में था जो उसने बेपरवाही से पकड़ा हुआ था। मेरी आमद को उसने अपने साथियों की आमद पर महमूल जाना, मगर फितरती तजस्सुस ने उसे दरवाजे की जानिब देखने की तरगीब दी और मुझ पर नजर पड़ते ही वो हैरानी और दुरुस्ती भरे अंदाज में बोला, कौन हो तुम? साथ ही उसने पिस्तौल सीधा करने की कोशिश की। उसके संभलने से पहले ही मैं ट्रिगर दबा चुका था। ठक की आवाज के साथ पिस्तौल उसके हाथ से छूट गया था। गोली ने शायद उसकी उंगली जख्मी की थी कि सी करते हुए उसने हाथ बगल में दबा लिया। मैंने अहमकाना अंदाज में पूछा, क्या गपशप हो रही थी? घनश्याम के होंठों से मुगलजात का तूफान उबल पड़ा। कुत्ते, तुम नहीं जानते तुम्हारा अंजाम कितना भयानक होगा। अच्छा कहते हुए मैंने दोबारा ट्रिगर दबाया। गोली उसके घुटने से आर पार हो गई। चीख मारते हुए वो कूल्हों के बल गिरा। कुर्सी संभालते हुए मैं इत्मीनान से बोला, तुम कुछ इंकिशाफ कर रहे थे घनश्याम जी। साथ ही डॉक्टर अशोक को कहा, डॉक्टर साहब प्लीज आप तशरीफ रखें। डॉक्टर अशोक खुश्क होते होंठों पर जबान फेरता हुआ जल्दी से बैठ गया। दूसरी गोली ने घनश्याम को मेरे इरादों की खबर दे दी थी। बोला, कौन हो तुम और क्यों कर रहे हो ऐसा? मौत को सामने पाकर अच्छों की हवा निकल जाती है और उसे भी जान के लाले पड़ गए थे। मैंने कहा, जल्दी काहे की है? पहले तुम अच्छे से भौंक लो, फिर अपने कुत्तों को आवाज दो कि एक माजूर को घसीटते हुए तेरे बाप राजपूत तक ले जाएं। बाद में सवाल जवाब हो जाएंगे। घुटने को दबाकर वो कराहते हुए बोला, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। डॉक्टर अशोक ने मुस्तरिब होकर उठने की कोशिश की। यकीनन एक डॉक्टर मरीज देखकर निचला नहीं बैठ सकता था। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और तंजिया अंदाज में घनश्याम से पूछा, धर्मू दादा की तुमसे क्या दुश्मनी थी? वो फौरन सुलह सफाई पर आ गया। ठीक है, झगड़ा खत्म करते हैं। मैं धर्मू दादा को कुछ नहीं कहता और हम खामोशी से वापस चले जाते हैं। मैंने कहा, जाने की इजाजत मिलने पर भी तुम अकेले ही वापस जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथी इस सहूलत से फायदा उठाने की हालत में नहीं है। एक छोटा सा वक्फा देकर मैं मुतबस्सम हुआ। खैर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कौन सा जाने की इजाजत दे रहा हूँ जो साथियों के बिछड़ने पर तुम्हें दुख होगा। गम गुस्से की शिद्दत से उससे बोला न गया। तुमने उन्हें मार दिया? मैं इत्मीनान से बोला, अगर जल्द ही मरहम पट्टी न की गई तो तुम भी उनके पास पहुंच जाओगे। डॉक्टर अशोक मुल्तजी हुआ, सर प्लीज मुझे इजाजत दें। मैंने घनश्याम का माजी करीब का रवैया याद दिलाया। डॉक्टर साहब, ये वही कमीना है जिसने आपके चेहरे पर थप्पड़ मारे थे। डॉक्टर मुसिर हुआ, वो इसका ज़र्फ था। मैंने कंधे उचकाए। ठीक है, आपकी मर्जी। डॉक्टर अशोक मरहम पट्टी का सामान लाने बाहर निकल गया। धर्मू दादा खामोश लेटा मेरी जानिब मुतवज्जे था। उसने 2-3 बार मेरी पेशकदमी को रुखाई और दुरुस्ती से ठुकरा दिया था और अब इतने मुश्किल मरहले में उसकी जान बचाने का बायस बना था। उसका शर्मिंदगी महसूस करना बनता था। मैं घनश्याम को मुखातिब हुआ।
डॉक्टर अशोक का सुराग तुम्हारे हाथ कहाँ से लगा? वो कराहते हुए बोला। धर्मू दादा का एक आदमी हाथ चढ़ गया था जो उसे क्लिनिक तक लाया था। मैंने पूछा, तुम्हारा यहाँ आना किसी के इल्म में है? वो घिघियाते हुए बोला, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, वादा करता हूँ कभी इधर का रुख नहीं करूंगा। तुम्हारे कहना उसे भूल गया था। मैं मुस्कुराया। धर्मू दादा से क्या दुश्मनी थी? उसी वक्त डॉक्टर अशोक मरहम पट्टी के सामान के साथ अंदर आया और फर्श पर बैठकर उसकी जख्मी टांग की पतलून काटने लगा। मैंने कहा, डॉक्टर 15-20 मिनट में तुम्हारे घुटने की मरहम पट्टी करेगा और मैं 1 सेकंड में तुम्हारे दूसरे घुटने में भी सुराख कर दूंगा। इसलिए जो पूछा है उसका जवाब उगलो और फिक्र न करो, मेरे पास तस्दीक के जराए मौजूद हैं। राजपूत दादा के छोटे भाई विशाल गुप्ता से मेरी गहरी वाकफियत है। ये सुनकर धर्मू दादा की आंखों में इस्तराब झलकने लगा। मैं उसे मुखातिब हुआ, धर्मू दादा तुम फिक्र न करो, तुम्हें इनके हवाले करने का कोई इरादा नहीं है। उसने हकीकत उगली। मैं राजपूत दादा को सरप्राइज देना चाहता था। मैंने अशोक को मुखातिब किया, डॉक्टर साहब बात सुने। वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने कहा, पीछे हो जाएं, ये मरहम पट्टी किसी काम नहीं आने वाली। वो हैरान हो गया, क्या मतलब? मैंने ट्रिगर दबाकर घनश्याम के सर में गोली उतार दी। मेरा मतलब है, एक किराए के कातिल को जिंदा छोड़कर मैं आपकी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। पांव फर्श पर पसारते हुए डॉक्टर अशोक ने बेड से टेक लगा ली थी। ये बेहतर नहीं हुआ। मैंने कहा, अगर सोचते हो कि धर्मू के कत्ल के बाद ये आपको जिंदा छोड़ देता तो ऐसा बस आप सोच ही सकते हैं। वो बेबसी से बोला, इन लाशों का क्या करूं? मैं इत्मीनान से बोला, एम्बुलेंस में डालकर किसी वीरान जगह पर फेंक दें। उसने तजवीज दी, अगर पुलिस को बुला लें। मैं हंसा, अपनी छितरोल करवाने का शौक है तो मना नहीं करूंगा। डॉक्टर ने तकरार की, क्या वो नहीं जानते होंगे कि घनश्याम किराए का कातिल है? मैंने पूछा, उनके कत्ल का जिम्मेदार किसे ठहराओगे? उनकी आमद किस सिलसिले में हुई, क्या बताओगे? वो बोला, एम्बुलेंस के ड्राइवर को राजदार बनाना भी मुनासिब नहीं होगा। डॉक्टर अशोक का दिमाग चलना शुरू हो गया था। मैंने कहा, मैं एम्बुलेंस को ले जाऊंगा, अलबत्ता तुम इसकी पट्टी खोल दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डॉक्टर शक की जद में आए। गो मुंबई में सैकड़ों हजारों डॉक्टर होंगे, मगर अंदाजा करने वाले कयामत की नजर रखते हैं। शायद किसी को आपके पट्टी लपेटने के अंदाज, गांठ लगाने के तरीके, पट्टी की साख्त, जख्म पर लगाने के मरहम वगैरह से आप तक पहुंचने का सुराग मिल जाए। वो असबात में सर हिलाते हुए उसके घुटने से पट्टी खोलने लगा। धर्मू मुझे मुखातिब हुआ, आपका नाम नहीं जानता मगर धन्यवाद, आपकी वजह से मेरी जान बची। मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए पूछा, राजपूत दादा के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? वो नफरत से बोला, वो दादा नहीं, सरकार का पिट्ठू है। एजेंसी के सर पर बदमाशी करता है। रॉ के बड़े बड़े अफसरों से दोस्ती गांठ रखी है, वरना हकीकत यही है कि एक घटिया मुखबर से ज्यादा हैसियत नहीं है उसकी। मैंने पूछा, सुना है तुम्हारे ग्रोह का सफाया कर चुका है? वो दावे से बोला, ऐसा बस वो सोचता है। मैंने पूछा, हकीकत क्या है? वो बोला, किराए के कातिलों के सहारे वो ढूंढ रहा है। अगर इतना ही हिम्मत वाला था तो यूं ना करता। मैंने पहला सवाल दोहराया, दुश्मनी की वजह क्या है? वो तफसील बताने लगा। बोला, उसके आदमी मेरे इलाके में नाजायज तसर्रुफ कर रहे थे। मुतवज्जे करने पर वो धमकियां देने लगा। हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी थी कि चुपके बैठे रहते। सख्ती से मुतनब्बे कर दिया कि उनके दोबारा ऐसा करने पर हम बंदोबस्ती कार्रवाइयां करेंगे। और उस घटिया शख्स ने अचानक ही मेरे अड्डों पर हल्ला बोल दिया। पुलिस और एजेंसियों की मदद भी उसे हासिल थी। संभलने से पहले मेरा नाकाबिले तलाफी नुकसान हो चुका था। मेरी जाती रिहाइश पर उसने बम ब्लास्ट करवाया। मैं बराह रास्त धमाके की जद में तो नहीं आया, अलबत्ता लोहे का मजबूत दरवाजा टांग पर गिरने से पिंडली की हड्डी टूट गई। एक साथी हिम्मत करके यहाँ पहुंचा गया। 2 माह हो गए हैं कि यहाँ छुपा हुआ हूँ। भगवान की कृपा से हड्डी जुड़ गई है, मगर पलस्तर उतरने में अभी चंद दिन लगेंगे। डॉक्टर अशोक अपना काम करके मेरा मुंतजिर खड़ा था। मैं नशिस्त छोड़ता हुआ बोला, मैं लाशों को ठिकाने लगा दूं, फिर गपशप करेंगे। धर्मू ने खुशदिली से सर हिला दिया। घनश्याम का पिस्तौल मैंने धर्मू की तरफ उछाला, अपने पास रखो, काम आएगा। पिस्तौल पकड़ते हुए वो बोला, धन्यवाद। घनश्याम की जेबों की तलाशी लेकर मैंने नकदी अपनी जेबों में मुंतकिल की। उसका मोबाइल फोन भी बंद करके जेब में डाला और उसकी लाश उठाकर चल पड़ा। चंद मिनट लगाकर मैं तीनों लाशों को स्टोर रूम में ले गया और फिर बारी बारी पहियों वाले स्ट्रेचर पर लाद कर एम्बुलेंस में मुंतकिल कर दिया। ड्राइवर आराम कर रहा था। डॉक्टर से डुप्लीकेट चाबी लेकर मैं एम्बुलेंस बाहर ले आया। घंटे डेढ़ के बाद एक वीरान सड़क पर लाशें फेंक कर मैं वापस लौट आया। इस दौरान डॉक्टर अशोक ने नर्स को होश में लाकर तहखाने से खून वगैरह के निशानात साफ करवा दिए थे। डॉक्टर अशोक को राजदारी की ताकीद करके मैंने आराम करने का मशवरा दिया और खुद धर्मू दादा से गपशप करने लगा। कहते हैं हाथी जिंदा लाख और मरकर 1.25 लाख का हो जाता है। धर्मू पर भी ये मिसल सादिक आती थी, इस लिहाज से कि इंतकाम के जोश में अब किसी ज़ाब्ते को खातिर में न लाता। राजपूत के साथ सरकारी इदारे भी उसके दुश्मन थे और दुश्मनों के दुश्मन दोस्त हुआ करते।
करते हैं। सुबह की अजान तक मैं उससे गपशप करता रहा और फिर इजाजत लेकर अपने कमरे में आ गया। लौरा सुकूनावर दवा के ज़ेरे असर सोई थी। उसे मालूम ही न था कि कितनी बड़ी वारदात गुजर चुकी है। बाज़ औक़ात बेखबरी भी बहुत बड़ी नेमत साबित होती है। मैं नमाज फजर पढ़कर सो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।